बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महबी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपका दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी जो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही ख़ास गेस्ट मोहम्मद आरिफ साहब ने, स्टडी कंसल्टेंट हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मरियम रज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आरिफ आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टडी अब्रॉड आज के दौर की अहम ज़रूरत भी बन गई। अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं आफ्टर द इंटरमीडिएट या BS किसी ने कर लिया है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो वही चाहते हैं कि हम अब इंटरनेशनल कंट्री एक्सप्लोर करें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये बताएं कि सूटेबल टाइम क्या है? अच्छा देखें, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इस चीज़ को। पहले तो जो मसाइल हैं, जब एक स्टूडेंट प्लान कर रहा होता है विद इन द कंट्री, उस वक्त कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो इस फेस से गुजर जाता है वहाँ जाकर उस पर। अभी आपने जो सवाल किया है वो है बेस्ट टाइम के हवाले से। मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अवेयरनेस नहीं है और वो बहुत लेट इसको स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट 4 to 6 मंथ पहले उनको एक प्लान शुरू करना चाहिए। यहाँ पर दो चीज़ों में मैं कमी महसूस करता हूँ। एक तो है लैक ऑफ अवेयरनेस, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा उनकी है लैक ऑफ प्लानिंग। वो प्लानिंग बहुत लेट करते हैं जिसकी वजह से डिले आती हैं और तमाम प्रॉब्लम्स को फिर वो फेस कर रहे होते हैं। अब अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो इसके अंदर जो रोल है वो यूनिवर्सिटीज़ भी उसमें कुछ पार्ट अदा कर सकते हैं, यानी कि कुछ सेमिनार्स करवाए जा सकते हैं उस टाइम के अंदर जब वो लोग पढ़ रहे हैं। लेट्स सपोज के अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 7th या 8th सेमेस्टर के अंदर हैं, तो इसका मतलब है क्लोज़ हैं अपने प्लान की तरफ। उस वक्त उनको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए। अगर वो प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड होंगे तो मेरा ख्याल है उनकी प्लानिंग अकॉर्डिंगली होगी। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। दूसरा, बच्चा जब अपना अवेयरनेस के हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं जो उसकी अपनी भी जिम्मेदारी होती है कि वो उसके अंदर उसको अवेयरनेस चाहिए, वो अपना रिसर्च वर्क नहीं करता, वो सारी चीज़ कंसल्टेंट के ऊपर डाल देता है। एक ये भी प्रॉब्लम तो हमारे आज के दौर का एक बुनियादी इशू है। आरिफ साहब आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और जब इनटेक ख़त्म होने वाला होता है तब वो कंसल्टेंट के पास आते हैं। तब ना स्टूडेंट के पास आइल्स होता है ना इंग्लिश टेस्ट होता है और ऐसे में डेडलाइन को मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरह से अगर कम टाइम रह गया तब भी हम इनटेक को कवर कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए, ऐसा ऑप्शन समटाइम्स होता है। अब जिस तरह आपने बात की कि उसको एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरा करनी है। लेट्स सपोज आप एक कंसल्टेंट है, आपके पास कोई एक बच्चा अप्रोच करता है और डेडलाइन करीब है, तो आपको रिक्वायरमेंट तो आपने उसको बताना है और बच्चे की जिम्मेदारी है उसको पूरा करना। अगर उसके पास लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ही मौजूद नहीं है, मीन्स IELTS PT या कोई भी रेलेवेंट टेस्ट मौजूद नहीं है उसके पास, तो आप उसका कैसे अप्लाई करेंगे? तो वो एक प्रॉब्लम में आगे ज़ाहिर है आप उसको नेक्स्ट इनटेक का ही ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पर उसको पहले से वो लिस्ट पता हो कि मुझे करना क्या है और किस टाइम फ्रेम के अंदर सारी चीज़ों को हमने करना है। वक्त की कदर करनी चाहिए जी, और सही वक्त का अगर इस्तेमाल है तो आपको टाइमली अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी चाहिए। मरीम, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, आज के दौर में काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? वट एवर वो करियर को लेकर हो, स्टडी अब्रॉड को लेकर हो, मुझे लगता है मेजर इशू हमारे स्टूडेंट्स को यहीं पर आता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया महबूब। सबसे अहम बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो हम हमेशा ये TV पे भी चलती खबरें देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल की एक बड़ी तादाद जो है वो बाहर के ममालिक में जाना शुरू हो गई है। वो अलग बात है कि वो स्टडी वीज़ा पे जा रही है, वो वर्क वीज़ा पे जा रही है या रेजिडेंस वीज़ा वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। दीगर जो ऑप्शन उनके पास मौजूद होते हैं वो वहाँ जाना शुरू कर दिया उन्होंने। और इसके अंदर देखें कि कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत से लोगों के पीछे लगते हैं और उसके बाद कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में हमें वहाँ जाके पता चलता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं तो यहाँ आकर अब सर्वाइव करना जब बड़ा मुश्किल हो गया। और उसके बाद वहाँ के जो मसाइल उनको उनमें से गुजरना पड़ता है। फिर अगर वो कहीं पढ़ रहे हैं उसके साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये सारा डिपेंड करता है हमारी काउंसलिंग के ऊपर कि जब आप यहाँ से गए आपने किस तरह से अपने आप को मैनेज किया। क्या आप यहाँ से अपने आप को तैयार करके गए? क्या आपने अपना IELTS का टेस्ट जो है वो तैयार किया? क्या आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड इस चीज़ के लिए किया कि अगर आप जा रहे हैं और आपके पास, और हाँ स्पेशली जो भी आरिफ साहब भी बात कर रहे थे कि टाइम लिमिट हम 1 माह का लेके आते हैं और कहते हैं अगले माह ही हमने जाना है तो तैयारी आपने करवानी है।
तो यहाँ पर हमारे अपने लिए एक सोचने की बात आती है कि अगर आपने एक जगह पे, एक मुल्क में आपने हिजरत करके जाना है, हमारे इस्लाम में कहा गया है कि आप हिजरत करें और अपनी बेहतरी की तरफ तलाश करें, तो ज़रूर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन उसका एक डिसाइड करें कि आपने किस तरह से करनी है। कुछ भी कभी भी हवा में मक्खी नहीं मारी जा सकती या हवा में ताली नहीं बजाई जा सकती, ताली भी 2 हाथों से ही बजेगी। अगर आप किसी के पास आइल्स करने जा रहे हैं तो वो ताली मारेगा तो आप ताली मार सकेंगे, अदरवाइज आपकी ताली की कोई आवाज़ नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसी तरह से अगर हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं, अच्छा स्पेशली हमारे जो हम जब नौजवानों के साथ बातचीत करते हैं या उनके साथ इंट्रैक्शन होता है तो उनका हमेशा ये कहना होता है, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक किया होता है या सेकंड ईयर कर चुके होते हैं, तो उनके अंदर ये एक एनर्जी होती है कि हमने बाहर जाना है, हम बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग। और अगर उनसे पूछा जाए कि आपने क्या सोचा है और आपने किस तरह से करना है, वो देखेंगे अब्बू पैसे लगा रहे हैं, देखेंगे हमने यहाँ जाना है, अभी और भी हम मतलब हमारे पास कोई क्लियर प्लान नहीं होता। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हमारे पास काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता है, हमारे स्कूल्स को पता है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को पता है, हमारे कॉलेजेस को पता है कि हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं उन्होंने बाहर निकलना है, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बदलनी हैं। तो उससे पहले ही अगर हमारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्कूल तो बहुत अर्ली हो जाएगा, स्कूल में तो हमें नहीं पता होता था कि हमने क्या करना है, यूनिवर्सिटी लेवल पे एटलीस्ट या कॉलेज लेवल पे सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए इस तरह की काउंसलिंग ज़रूर होनी चाहिए। 1 मंथ में, आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, कि एटलीस्ट उनका माइंड मेकअप हो, उनको पता चले कि उन्होंने अपनी आने वाली ज़िंदगी में क्या करना है। क्योंकि देखिए एक क्लास में या एक सेमिनार के अंदर 60 बच्चे बैठे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 60 के 60 बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन उनमें से 10 बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनका माइंड क्लियर हो जाएगा, वो अपने आप को भी रेडी करेंगे, अपने वालिदैन को भी इस चीज़ को समझाएंगे कि भाई हम जाना चाहते हैं और हम ये चीज़ें करना चाहते हैं। हमारे घरों के अंदर ये मामला थोड़ा कम होता है कि अच्छा, इसमें बड़ी मज़े की बात है महविश, हम देखें तो बाहर के ममालिक में ज़्यादा जाने वालों की तादाद उनकी होती है जिनका ताल्लुक गाँव से हो, बिल्कुल, या वो बड़े बैकवर्ड इलाके से हों, और वो फिर क्या करते हैं, वहाँ पहुँच के वो अपने ख़ानदान को वहाँ लेके जाते हैं। ये एक बड़ी अहम बात है। और होता क्या है कि वो घर बता के नहीं जाता कि मैं जा रहा हूँ, वो कोई ना कोई, मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि वो घर नहीं बताया जाता और वो चले जाते हैं और वो निकल जाते हैं, और वहाँ जाके पता चलता है कि अच्छा मुंडा उत्थे पहुँच गया, साडा ते हुण ज़िंदगी बदलेगी और ये वो सब कुछ। लेकिन आप देखें कि हमारे अब का जो हमारी सफ़ेद पोश लोग हैं या मिडिल क्लास हैं, वहाँ पर वो बच्चे पे बड़ा गौर करते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को कौन सा टाइम दें, किस तरह से करें, कहाँ करें। यहाँ पे हमारे वालिदैन का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, कि अगर एक बच्चा है, उसने सेकंड ईयर कर लिया और वो कहता है कि मुझे जाना है, तो वालिदैन उसका साथ दें, बिल्कुल, वो कंसल्ट करें, मुख्तलिफ जगहों पे जा सकते हैं। देखें अब आरिफ साहब, आप अभी हम ब्रेक इससे पहले भी बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि बहुत से ऐसे केसेस हैं कि लोग आके बात करते हैं कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, तो कंसल्ट करें, पहुँचे लोगों के पास, ताकि उनके लिए आसानी हो सके। बिल्कुल, आप अपने बच्चे का माइंड बनाएंगे भी, हाँ ऐसे कर सकते हैं। इस चीज़ से भी बिल्कुल आपकी बात एग्री करती हूँ कि हमारे यहाँ ऑप्शंस बहुत आगे हैं, ठीक है, करियर काउंसलिंग के। लेकिन अगर स्टडी अब्रॉड के हवाले से बात करें या हमारी जो मुकामी एजुकेशन के हवाले से बात करें, करियर काउंसलिंग दोनों फील्ड में हमें रिक्वायर्ड है। आरिफ साहब, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, वो लोग जो कि स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाह रहे हैं, वो एक अच्छे काउंसलर की पहचान कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है, आप जब स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाह रहे हैं, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, पैसे की भी, टाइम की भी, तो एक अच्छा काउंसलर चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके ऊपर पहचान करना काफ़ी मुश्किल काम होगा कि क्योंकि इतने ज़्यादा कंसल्टेंट हैं, उसमें कौन सही है और कौन गलत है, आपको मेरा ख्याल है कि एक आम बंदे के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिसीजन लेना। लेकिन फिर भी एक कुछ प्रोमिनेंट नेम होते हैं किसी भी इलाके के अंदर, आप उनके पास जा सकते हैं। जो हम जैसे इदारे हैं वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। तो जो एक अरसे से काम कर रहे हैं उनकी कुछ गुडविल भी होती है सोसाइटी के अंदर, आप उनको चेक कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आपको रिव्यूज़ मिल जाते हैं। अगर कोई गलत काम करे तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि उसके बैड रिव्यूज़ भी आ जाएंगे वहाँ पर, तो आप उसको चेक यानी कि इस तरह काउंटर चेक कर सकते हैं उसको। लेकिन जो अभी आपका पिछला सवाल था उसमें थोड़ा सा फर्दर ऐड करूँ, जिस तरह मिस मरियम भी कह रही थी कि
जो अवेयरनेस की बात हो रही है, जब बच्चा प्लान करता है उसको सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि वो किस डेस्टिनेशन पे उसका प्लान है, और फाइनेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर उसका फाइनेंस ही नहीं है, लेट्स सपोज कि वो ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का प्लान कर रहा है और फाइनेंस उसका है जी उसका हाफ उसके पास अवेलेबल, तो वो कैसे मैनेज करेगा? यानी कि ये हमारी प्लानिंग ही गलत होती है कि फ़ाइनेंस हमारे पास बजट कुछ और है और हम प्लान कुछ और कर रहे होते हैं, तो यहाँ से आपका बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपने डेस्टिनेशन चूज़ की है वो गलत चूज़ की है आपने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी आपने ये देखना है कि जो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी रिप्यूट क्या है वहाँ पर। ठीक है। देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, रैंकिंग वहाँ पर मौजूद होती है, आप उसमें देख सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, प्लस जिस फील्ड के अंदर आपने अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जो है रैंकिंग कितनी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपने एक डिग्री ले ली, अब ये देखना उस डिग्री की कोई वर्थ भी है कि नहीं उस वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि उसके बिहाफ पर ही आगे आपने अपना फ्यूचर को सिक्योर करना है, आपका स्कोप है। अगर उस डिग्री करने की कोई वर्थ ही नहीं है, ये उस यूनिवर्सिटी के या उस कंट्री की वर्थ नहीं है, तो फ़ायदा क्या होगा आपको? आप आफ्टर 4 और 5 ईयर्स उसी पॉइंट पर होंगे जहाँ से आपने अपना जर्नी अब स्टार्ट किया था। देखिए हमारे यहाँ पता है मसला ये होता है, कोई बच्चा जो है वो रैंकिंग नहीं चेक करता है, कोई बच्चा ये नहीं चेक करता कि इस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट प्रॉमिस क्या है अपने ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को लेकर, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टडी अब्रॉड के हवाले से फर्दर भी बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे थे बैरून मुल्क एजुकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती हैं और फ़र्क क्या है एजुकेशन हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है और फॉरेन कंट्री की एजुकेशन है, और किस तरह से हम अपना एक्सपोजर जो है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एजुकेशन जो है वो हमेशा से इंसान को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाती है, सोसाइटी में बेहतरी लेकर आती है। अगर हम आज एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो कल को हम अपने मुल्क के लिए सर्व करेंगे। यहाँ पर मरियम आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम यहाँ की एजुकेशन, पाकिस्तान के एजुकेशन के हवाले से बात करें, फ़ॉरेन एजुकेशन के हवाले से बात करें, डिफरेंस कहाँ पर नज़र आ रहा है? क्यों हमारे जो नौजवान हैं इनका जो ट्रेंड है वो फ़ॉरेन एजुकेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है? अब मैं भी इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि हमारे यहाँ ना किताबों का बोझ बहुत ज़्यादा है। हमने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताया है कि भारी भारी किताबें उठाएंगे तो ही आप पढ़ सकते हैं और तो ही आप स्कूल जा सकते हैं। अब आप देख लें इधर किसी भी स्कूल में चले जाते हैं, यहाँ से दफ्तर से बाहर निकलें, प्राइवेट स्कूल होगा और प्रेप, नर्सरी, प्ले ग्रुप का बच्चा जो है उसका बैग आप पकड़ें तो वो 4 to 5 kg का आराम से होगा। उसके अंदर भारी भारी नोटबुक्स रखी होंगी। नर्सरी, प्ले और ये प्ले ग्रुप के बच्चे, प्रेप के बच्चे क्या हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप इनको सिर्फ उनके थॉट्स क्लियर करें, उनको विजुअल्स के थ्रू पढ़ाएं। हम क्या करते हैं, हम किताबों के रट्टे में लगे रहते हैं। उसके बाद जैसे आप आगे जाते जाते हैं उसके साथ साथ आप पे प्रेशर घर वालों की तरफ से भी होता है और स्कूल की तरफ से भी होता है कि जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे उसको ये कर दिया जाएगा, उसको ये कर दिया जाएगा। ये सोचे बगैर कि हो सकता है कि यार जो सोशल स्टडीज़ में बच्चा अच्छा है और मैथ में अच्छा नहीं, तो हो सकता है उसको सोशल स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, बिल्कुल वो ज़्यादा बेहतर पढ़ सकता हो। लेकिन हमारा जोर मैथ्स पे, कहते हैं वो सोशल स्टडीज़ का हमने क्या करना है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेके आओ। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने गेम्स में हमने अपने बच्चों को ना एक लगाया हुआ है, एक सर्कल है जो रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है। हमारे बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको किसी किस्म का भी कोई इस तरह की कोई खेलने वाली ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। आपका बच्चा वो 4 दीवारी के अंदर बंद है, वहीं से निकलेगा और वहीं से घर जाके फिर घर की 4 दीवारी में बैठ जाएगा। घर वाले भी नहीं सोचते कि भी हमने अपने बच्चे को जो है वो ग्राउंड्स में भेजना है। चलें ये ठीक हो गया। मैट्रिक में आके इतना प्रेशर होता है, मुझे याद है हमारी टीचर्स कहती होती थी आप लोगों को किसी ने एडमिशन नहीं देना, आप लोग बैठे रहेंगे अपने मार्क्स को लेके, कुछ नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, आपकी लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत काउंट करता है। लेकिन हमें स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये नहीं पढ़ाया जाता। और ये सिर्फ किसी एक के साथ नहीं होगा, ये सबके साथ किया जाता है। जब हमने मैट्रिक के बाद अपने सब्जेक्ट्स रखने होते हैं तो हमें कोई जो है नहीं समझाता। हाँ, वालिदैन का ये होता है तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम FSC इंजीनियरिंग कर लो, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम मेडिकल कर लो और ICS कर लो जी, तुम मैथ्स पढ़ लो। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है किसी के पास, किसी को पता ही नहीं है कि हमने क्रिएटिविटी की तरफ किस तरह जाना है। बाहर के ममालिक में आप वहाँ
5th क्लास तक का बच्चा, वहाँ पे उनके बैग में कुछ नहीं होता। उनका बैग में सिर्फ उनका लंच बॉक्स, उनकी वाटर बॉटल और उसके अलावा कुछ MCQs, फिलिंग दी ब्लैंक्स जैसे पेपर्स होते हैं, उनकी जो बुक्स होती हैं उनके स्कूल्स में होती हैं, बिल्कुल। और वो घर के लिए सिर्फ अपना वही काम लेके जाते हैं, जिनमें फिलिंग दी ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स के कुछ पेपर्स होते हैं, एक्टिविटी। और वो एक्टिविटी भी देखें वो कौन सी होती है, जो एक नॉर्मल है, आपकी किताबों के साथ नहीं जुड़ी हुई, उसमें कॉमन सेंस के सवाल हैं, बच्चा देखेगा, पढ़ेगा, सीखेगा और वो बड़ा उसमें एक और क्रिएटिविटी आती है। हमारे यहाँ वो कहते हैं 5th क्लास का बच्चा जो है वो फर्स्ट पोजीशन भी ले और फर सारा कुछ करता फिरे, तो ये नहीं हो सकता। यही डिफरेंस है वहाँ की और इधर की एजुकेशन में, कि हमने अपने स्टूडेंट को, अपनी नौजवान नस्ल पे इतना बोझ डाल दिया। आप देखें कि हमारी अब के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी हुई है, स्पेशली मैट्रिक या 8th के बाद, उनका ये गिला है, वो कहते हैं हमसे पढ़ा नहीं जाता। इससे ही नहीं पढ़ा जाता क्योंकि हम प्रेशराइज बहुत करते हैं, हम बच्चे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। 8th के बाद आप देखें, जब 9th-10th में भी हम लोग अपना देखते हैं, कुछ ने साइंस सब्जेक्ट रखने हैं, कुछ ने कंप्यूटर सब्जेक्ट रखने हैं, और जो बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट रखता है उसको लाइक समझा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आर्ट्स सोचा ही नहीं जाता कि यार पता नहीं ये कितना क्रिएटिव होगा साइंस स्टूडेंट से। ये हमारे यहाँ मैं थोड़ा सा मरियम ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर। आप क्योंकि डिफरेंस की बात कर रही हैं, देखिए हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो ज़्यादातर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, मास्टर प्रोग्राम्स के लिए या हायर स्टडी PhD वगैरह। तो जो मेजर डिफरेंस है वहाँ पर वो है रिसर्च वर्क। वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नो डाउट कि वो रिसर्च के ऊपर काम कर रही हैं, वो इन्वेंशन सेंटर्स हैं एक्चुअली। जो भी चीज़ नई आ रही है मार्केट के अंदर वो यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं रिसर्च वर्क, जो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ऐसा है। तो एक तो जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जा रहा है तो डिफरेंस ये है कि वहाँ पर रिसर्च है और आप वहाँ पर लर्निंग ज़्यादा हो जाती है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, एक जो ऑब्जेक्टिव होता है कुछ लोगों का वहाँ पर जाकर कि आपकी जो डिग्री है उसकी वर्थ ज़्यादा है, यानी कि उसका स्कोप ज़्यादा है। आफ्टर अचीविंग योर डिग्री जब आप वापस आते हैं यहाँ पर अपनी कंट्री में, तब भी आप उसका रिवॉर्ड आपको ज़्यादा मिलता है। उस डिग्री की बेस पर आप सेटल डाउन होना चाह रहे हैं किसी और कंट्री में, तब भी आपके लिए एक चॉइसेस आ जाती हैं। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है दोनों की डिग्रीज़ की वर्थ में। इसलिए अगर आप देखें यहाँ पर जो ग्रेजुएट हैं या मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, वो प्रैक्टिकल स्किल्स उसमें नहीं होती। ठीक है, वेब यानी कि कंप्यूटर साइंसेस में डिग्रीज करके निकलते हैं और उनके पास कोई ज़ीरो प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं मार्केट की जॉब के लिहाज से। वो प्राइवेट जाकर कुछ शॉर्ट कोर्सेज करते हैं और अपनी स्किल्स को इन्हांस करते हैं। तो होना तो ये चाहिए था, जब वो डिग्री करके निकले थे तो उनकी स्किल्स शार्प होती और डायरेक्टली उनको इनवाइट किया जाता। और जब ये चीज़ हम वहाँ देखते हैं जिन्होंने वाकई एजुकेशन ली है, तो वो स्किल्स को बहुत ज़्यादा शार्प कर चुके होते हैं और उनको फ़ौरन जॉब्स ऑफ़र हो जाती हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है दोनों में। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही जैसे कहते हैं कि एक अच्छी बात की है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी अब्रॉड के लिए जब जाते हैं फ़ैसला तो कर लेते हैं, फ़ैसला करने के बाद के जो चैलेंजेस हैं उन्हें नहीं समझ पाते। जैसे एक चैलेंज आपने ये बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं चेक करते, और अगर फॉर एग्जांपल वो किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, उसका कोई जहन साजी नहीं हुई है, उसे फॉर एग्जांपल एक टेम्प्रेरी ऑप्शन दे दिया विदाउट रैंकिंग चेक करने के हवाले से, और वो चला जाता है। वहाँ जाकर उसके लिए क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं, या एक ऐसा डिसीजन आप स्टडी अब्रॉड के लिए ले रहे हैं, पाकिस्तान से आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आपकी जो फ़ॉरेन लाइफ है वो ईजी हो? जी बिल्कुल ऐसे ही। देखें, एक तो माजी में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे UK में भी और कुछ जगह पर ऐसे कॉलेजेस थे जो कि वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको शट डाउन किया था। इसका मतलब है वो बोगस थे, सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ चल रही थी वहाँ पर। अगर एक बच्चे का एडमिशन ऐसे कॉलेज या ऐसी जगह पर हो गया तो उसका सोचें फ्यूचर क्या होगा। वो अपनी फ़ीस भर चुका है, वो सब कुछ कर चुका है, वो अगर उसकी इंटेंशंस भी प्योर थी लेट्स सपोज पढ़ने की, और वहाँ पर जाकर वो कॉलेज ख़त्म हो गया या उसने उसको अवार्ड करने के बाद वो ख़त्म हो गया है, अगर उसके पास अगर वो डिग्री जो सर्टिफिकेशन उसने उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए हुई है, उसकी वर्थ क्या होगी? कुछ भी नहीं। तो ये सारी अवेयरनेस किसका काम है? वो जो उसका कंसल्टेंट था या उसके अपना काम था कि उसको सही गाइड करते, बजाय इसके कि वो अपने एक प्रॉफिट की तरफ देखते, अपने पर्सनल बेनिफिट की तरफ देखते। पहला बेनिफिट उस कंसल्टेंट को या जो करियर काउंसलर है उसको देखना चाहिए कि वो जो क्लाइंट आया है उसका बेनिफिट किस चीज़ में। अगर आप उसका बेनिफिट देखेंगे तो फिर आपका बेनिफिट ऑटोमेटिकली आपके साथ आएगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सही डायरेक्शन दी जाए और उनको बताया जाए। और अगेन इसमें मैं फिर कहूँगा यहाँ पर जितना आप अपने साथ सिंसियर हो सकते हैं कोई आपके साथ नहीं हो सकता। तो मैं ये एडवाइस करूँगा तमाम स्टूडेंट्स को कि वो अपने साथ सिंसियर हों, अपनी रिसर्च वर्क को प्रॉपर करके जाएं, पूछें और जो कुछ उनको बताया गया उसको जाके डबल वेरीफाई करें।
क्रॉस चेक करेंगे उनको। आजकल तो देखें इंफॉर्मेशन वेबसाइट, हर यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है, तमाम इंफॉर्मेशन, कोर्सेज के डिटेल, कंटेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। आप जाएं, उसको पढ़ें तो सही। यहाँ पे बच्चा वो बॉदर ही नहीं करता है कि उसको पढ़ने के लिए उसका तो मकसद होता है कि बस मुझे बाहर जाना है। हाँ जी, एक प्लेट में रखी हुई कोई चीज़ हलवा मिल जाए और वो उसको खा ले। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो फिर लॉस में जाएंगे। आपने भी देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप किसी स्टूडेंट को एक कोर्स सजेस्ट करते हैं, कितने स्टूडेंट होंगे जो जाके उस कोर्स को रिसर्च करेंगे, कितने स्टूडेंट होंगे जो जाके देखेंगे कि इस कोर्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ाए जा रहे हैं, इसके क्रेडिट आवर्स क्या हैं, यूनिवर्सिटी की असेसमेंट मेथड का तरीकाकार क्या है, आया इस कोर्स का जो होगा एक प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी होगी, जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो किस हवाले से होगा। ये चीज़ें हम नहीं देखते। ये चीज़ देखें, SOP होता है, एक ऑप्शन बनवाया जाता है स्टूडेंट्स। जब आपके इंटरव्यूज़ यूनिवर्सिटी लेती है या एम्बेसी लेती है, वो यही सारी बातें कर रही होती है कि आप जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं उसका कंटेंट क्या है। अगर एक बच्चे ने रिसर्च नहीं की है तो वो क्या जवाब देगा वहाँ पर? ऑब्वियसली वो गलत जवाब देगा या उसके पास जवाब ही नहीं होगा, रिजेक्शन हो जाएगी, रिफ्यूज़ कर लेगा अपना वीज़ा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो वो पढ़ने जा रहा है वो उसको पहले चेक करे, ताकि अगर उसका कोई इंटरव्यू हो तो उसका नॉलेज वहाँ पर अपडेटेड हो। अपडेटेड नॉलेज होगा तो वो, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा उसके लिए। वो तमाम इंटरव्यूज़ में सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स दे सकेगा। और यहाँ पे सिर्फ बैरियर क्या आ सकता है कि लैंग्वेज का हो सकता है। अगर उसका लैंग्वेज का इशू ना हो तो मैं नहीं समझता कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं स्टडी अब्रॉड के हवाले से, कम्युनिटी के फीडबैक मुझे आते रहते हैं। आज के स्टूडेंट का सबसे बड़ा फोबिया जो है वो एम्बेसी इंटरव्यू है। क्यों हमारे स्टूडेंट्स इतना घबराते हैं? क्योंकि मैं देखती हूँ कि अगर स्टूडेंट जो है वो स्टडी अब्रॉड का फ़ैसला कर लेता है, वो कंसल्टेंट के पास जाता है, सबसे पहले सवाल ये होता है कि मेरा एम्बेसी इंटरव्यू तो नहीं आएगा, इस पर किस तरह से चेक्स होते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस। बैक जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि स्टडी अब्रॉड के हवाले से स्टूडेंट्स के कुछ फोबियाज़ होते हैं। एक तो ये कि वीज़ा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा फोबिया जो आज के स्टूडेंट्स को वो ये है कि एम्बेसी इंटरव्यू को किस तरह से पास किया जाए। तो इस पर आरिफ साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्यों हमारे स्टूडेंट एम्बेसी इंटरव्यू से घबराते हैं? अगर किसी का एम्बेसी इंटरव्यू आ जाता है तो क्या चांसेस होते हैं पास होने के? या क्योंकि स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, या किन प्रोफाइल पर जो है वो एम्बेसी इंटरव्यू आ सकता है? अच्छा, देखें, आजकल तो जो इंटरव्यूज़ हैं वो रैंडम हो रहे हैं, ठीक है, किसी का यानी चेक्स कर रहे हैं वो। और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि अगर एक जेन्युइन स्टूडेंट है उससे कुछ घबराने की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ा सा रिवर्स करते हैं कि इसको हम SOP के ऊपर आते हैं। आपने शायद ये सोसाइटी में देखा होगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो SOP खुद नहीं लिखते, कंसल्टेंट से बनवाते हैं या किसी भी राइटर से वो बनवा लेते हैं। अब किसी ने उसको अगर बना कर दे दिया तो अब SOP है क्या? आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन, करंट सिनेरियो, यानी एजुकेशन को लिंक किया जा रहा है, आपका फ्यूचर इंटेंशंस क्या और वो क्यों आप स्टडी करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, वो सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, उसका स्कोप क्या है, यानी सारा आपके ब्रेन के अंदर वो प्लान क्या है, वो पूरा प्लान आप लिख कर देते हैं। अब एक बच्चे ने खुद वो प्लान लिख कर ही नहीं दिया है तो उसको पता ही नहीं है कि ये भेजा है क्या, और वो सारा सबमिट हो चुका है यूनिवर्सिटी के पास और वो चला गया एम्बेसी, उन्होंने उसको रीड आउट कर लिया उस प्लान को। उस प्लान को देखते हुए वो रेलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। जब लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी कर रही है आपसे, जब वो आपसे सवाल करेंगे और आपको पता ही नहीं है मैंने लिख कर क्या भेजा हुआ है, तो आप क्या जवाब देंगे? वहाँ पे आपकी फेलियर हो जाएगी। सेम थिंग हैपन विद एम्बेसी। जब एम्बेसी से आप इंटरव्यू करते हैं तो इसी किस्म के जब क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही नहीं होता मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखें, सबसे पहले वो सवाल ही ये कर रहे होते हैं कि व्हाई दिस कंट्री। आपने जो मैं पहले बात कर रहा था कि रिसर्च की, आपने रिसर्च ही नहीं किया कि डिफरेंस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके और अमेरिका में क्या है, मैं क्यों यूके को या ऑस्ट्रेलिया को या कनाडा को सिलेक्ट करने। आपने वेदर कंडीशंस को चेक नहीं किया, क्या मुझे वो सूट करती, आपने कल्चरल वैल्यूज़ को चेक नहीं किया, क्या मैं वहाँ पर एडजस्ट हो सकता हूँ, आपने यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को चेक नहीं किया, आपने क्वालिटी एजुकेशन को कंपेयर ही नहीं किया कि अगर मैं एक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में ले रहा हूँ और एक यूनिवर्सिटी में लंदन के अंदर या यूके के अंदर सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर के हवाले से क्वालिटी एजुकेशन क्या है। तो ये चीज़ें अगर आपने पहले की हो तो एम्बेसी में मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी मसला होगा। यानी अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो एम्बेसी के इंटरव्यू को आप इंजॉय करेंगे यहाँ पर, और यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू को भी खा वो 30 मिनट्स हो 1 आप बोलें। लेकिन अगर एक बच्चा वेल प्रिपेयर्ड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे बोलना क्या है, उसका नॉलेज ही नहीं है,
तो फिर वो क्या जवाब देगा, फिर वो डरेगा, ऑब्वियसली इसी डरेगा। तरह और से। फिर जब वो डरता हुआ जाएगा, एक तो जवाब नहीं दे पाएगा, दूसरा नॉलेज नहीं होगा, तो फिर और refuse फिर ये ही भी होना। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हालांकि सारी प्रोफाइल जो है वो एम्बेसी के पास गई होती है, फिर भी वो अपनी एजुकेशन के हवाले से कहीं ना कहीं ब्लंडर कर देते हैं। कुछ बातें जो हैं वो एम्बेसी को बतानी होती है, वो नहीं बता पाते हैं, तो जिसका रिज़ल्ट जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ल में आता है। तो एम्बेसी से सबसे पहली बात कि आप झूठ ना बोले, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो देखें। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है जब भी आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं, चाहे आपका MOI पे एडमिशन हो रहा है, चाहे इंग्लिश टेस्ट पे हो रहा है, लेकिन एक चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन बेहतर की जाए। मरियम, आज के दौर में अगर हम कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को देखें तो जाहिर सी बात है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हमारा स्टूडेंट कम्युनिकेशन को उतनी प्रेफरेंस नहीं देता। वो चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें कोई ना कोई जो है वीज़ा मिल जाए। इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं कि ये चीज़ जो है ये स्टूडेंट की प्रोफाइल पर कितना असर डालती है? अच्छा, इसमें ना सबसे अहम बात, क्योंकि जब से हम मॉर्निंग शो में बैठे हैं, तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम वो यही है कि हम बचपन से ही हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को मेंटली तौर पे रेडी नहीं करते। हम उनको कॉन्फिडेंस देते ही नहीं है। आप एक घर छोड़ के दूसरे घर की कहानी है कि अगर स्कूल के अंदर कोई ड्रामा कंपटीशन है, कोई स्पीच कंपटीशन है, कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ है, तो बच्चे अगर घर पूछते हैं तो वालिदैन कहते हैं नहीं बेटा क्या करना है तुमने, करके रहने दो, कोई बात नहीं, तुम छुट्टी कर लेना उस दिन, ठीक है। ट्रिप जा रहा है, बेटा तुम छुट्टी कर लेना उस दिन। अब ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना बच्चा एक तो कम्युनिकेट करना सीखता है, लोगों में उठना बैठना सीखता है, और उसको एक्सपोजर मिलता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है जब आपका बच्चा स्कूल से ही कॉन्फिडेंस निकलता है, और उसके बाद उसको पता है कि उसने कम्युनिकेट कैसे कैसे करना है, किसको क्या जवाब देना है, बदतमीज़ी का नहीं, तमीज़ वाला लेकिन ये है कि उसको कम्युनिकेट करना आ जाता है, ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर देखें, एक ना कहा जाती है बात कि हमारे यहाँ पढ़ लिया जाता है, और जब हम पढ़ाने की बारी पर आते हैं तो बहुत से ऐसे लोग या ऐसे टीचर्स होते हैं जो अपनी बात को सही से कन्वे ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। बच्चा अब जो बैठा हुआ है डेस्क के ऊपर, चेयर के ऊपर, वो आप टीचर को नहीं कह सकता कि मैडम आपकी बात समझ नहीं आ रही है, सर आपकी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन वो दिल में अपने आप को ही कह रहा होता है कि सर की बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं अब क्या बनेगा हमारा, ही जो आगे पेपर देंगे हम 6 माह बाद या साल बाद, इसका हम पता नहीं क्या करेंगे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है कि आप सही से अपने लोगों के साथ, अपनी जहाँ पे भी इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर अपनी बात को सही कन्वे नहीं कर पाते। उसी तरह से अगर दूसरे हाथ की तरफ देखें, जब आपने बाहर के लिए जाना है और एम्बेसीज में आपका इंटरव्यू है, जब आप अपने मुल्क में रह के, अपने शहर में रह के आपने जो चीज़ें की हुई हैं आप वो नहीं कर पा रहे, तो जब आपने दूसरे ममालिक में जाना है तो वहाँ जाके आप कैसे कम्युनिकेट करना सीखेंगे। बिल्कुल। जब आप अपने मुल्क के अंदर लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लोगों के साथ नहीं आपकी कम्युनिकेशन अच्छी, आपका कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा, तो वहाँ जाके भी वो लड़खड़ा जाएगा कॉन्फिडेंस। तो ये हमेशा जो भी लोग हमें आमतौर पर हम देखते हैं ना कि बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं और ये इस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं बैक स्टोरी यही होती है कि स्कूल में इन्होंने ये सारा कुछ किया था जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस का लेवल जो था उनका बढ़ गया, उन्होंने कम्युनिकेट करना सीख लिया। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आप देखें, बच्चे से कोई सवाल पूछें आजकल के बच्चे से, वो कभी माँ के पीछे छुपता है, कभी बाप के पीछे छुपता है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वालिदैन ने कभी दिया ही नहीं। वालिदैन ने कहा वो हम अच्छा, हमारे ना एक छोटी सी ये भी चीज़ होती है, अब सफ़ेद पोश जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, स्कूल्स में बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाएं, बच्चे ग्रो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब कोई इस तरह के प्रोग्राम्स आता है ना, तो उसमें हमारे स्कूल वालों की भी डिमांड होती है कि आप ये कॉस्ट्यूम लेके आएँ, ये कॉस्ट्यूम लेके आएँ। वो वालिदैन बेचारे दिल में सोचते हैं कि भाई हम एक तो फ़ीसें दें इतनी भारी भारी, 10-10 हज़ार एक बच्चे की फ़ीस है। ये मैं आपको मतलब वो स्कूल्स बता रही हूँ जो बहुत हाई क्लास नहीं है। और अगर आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें शुरू कर देते हैं तो उसके साथ ही होता है कि वालिदैन ये सोचते हैं कि फ़ीसें भी दें, कॉस्ट्यूम भी हर हफ्ते हर महीने करा के दें, तो इससे अच्छा बच्चा घर बैठे। बिल्कुल। तो यहाँ हमारे स्कूल्स को भी सोचने की ज़रूरत है, अगर ये आपका बच्चा है, ये आपका यहाँ से पढ़ के आगे जाएगा तो ये आपका ही नाम रोशन करेगा। आपको अपने स्कूल का नाम याद होगा, मुझे अपने स्कूल का नाम याद है, और जब हम कभी बैठते हैं तो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमारा स्कूल था और हम यहाँ से पढ़े। लेकिन हम जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हमारे स्कूल वालों को सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम ये बच्चा तैयार करके बाहर भेज रहे हैं तो क्या हम इसको इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, स्कूल्स को पता होता है कि फैमिलीज़ कैसी हैं और बच्चे। अच्छा देखिए, बड़ी अहम सी बात है, हम जब मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो मुझे याद है कि मेरी क्लास में मुझे पता होता था कि कौन सा बच्चा वीक है और कौन से बच्चे शार्प हैं।
तो अगर आपकी टीचर को पता है तो उस टीचर को चाहिए कि वो अपने बच्चे को इस तरह से मोल्ड करे, इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करे कि वो आगे चल के अपनी ज़िंदगी में मूव कर सके। तो ये चीज़ें होती छोटी छोटी हैं, लेकिन हम इन पे गौर नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से कॉन्फिडेंस एक स्टूडेंट में होना और कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना ये बहुत ज़रूरी है। आरिफ साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर आजकल के ट्रेंड के हवाले से बात करें, यूके की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MOI पे एडमिशन ले रही हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपका इंग्लिश में है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। इसी तरह से यूरोप में हम देख रहे हैं कि फ्रांस में भी, जर्मनी में भी सब MOI एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट इसका नुकसान मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट को ये होता है कि स्टूडेंट MOI पे चला तो जाता है लेकिन वो कम्युनिकेशन गैप हमेशा से रहता है। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी ये चीज़ अर्ज़ की थी कि MOI इट्सेल्फ गलत नहीं है, लेकिन हमने देखना वही है कि क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रही है इंग्लिश के हवाले से, और अगर जो मोस्टली नहीं कर रही है हमारे मुल्क में, प्रॉब्लम यही है। इसलिए जो MOI के ऊपर चले भी जाते हैं वहाँ जाकर भी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, और ड्यूरिंग द वीज़ा प्रोसेस भी वो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस हो रहा है। और आगे आने वाले हालात में क्योंकि कुछ लॉस चेंज हो रहे हैं, आप इसके अंदर भी कुछ चेंजेस देखेंगे। शायद MOI तो ख़त्म ना हो लेकिन रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा आ जाएंगे, चेक एंड बैलेंस ज़्यादा आएगा, तो फिर उन बच्चों को भी सोचना पड़ेगा जो सोच रहे थे कि शायद हमें IELTS ना करना पड़े, PT ना करना पड़े और हमारा शायद जैक चल जाए, तो जैक नहीं लगेगा, आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा, अब आगे जो प्रॉब्लम्स ये आने वाली हैं, प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं कहूँगा बल्कि बेहतर होगा कि जो लोग जाकर वहाँ पर स्लिप हो जाते हैं, इनके इंटेंशंस होते हैं, प्री प्लान सोच के जाते हैं कि स्टडी वीज़ा को मिसयूज़ करना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो कि गलत है। वो आपके मुल्क के साथ भी ज़्यादती करते हैं और बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम देखते हैं कि इस पे स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ता है, और ना स्टूडेंट को सफ़र करना पड़ता है, एजुकेशन काउंसलर को भी सफ़र करना पड़ता है, पाकिस्तान को भी सफ़र इस वजह से करना पड़ता है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। फर्दर भी हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल वीज़ाज़ के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल वीज़ाज़ के रूल्स के हवाले से क्या रेगुलेशंस को फॉलो करना है, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है फ़ॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता नहीं होता रूल्स एंड रेगुलेशंस को किस तरह से फॉलो करना है, और तीसरी जानिब ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता होते हैं लेकिन फिर भी वो अपने वीज़ाज़ को मिसयूज़ करते हैं, जिसका जो असर है हम देखते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ पे होता है, रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, अगले इनटेक पे स्टूडेंट्स को लिमिटेड कर दिया जाता है। तो ऐसे में हमने एक बेहतरीन स्टूडेंट किस तरह से साबित होना है, पाकिस्तान के लिए किस तरह से कोशिशें करनी है, इस पर आरिफ साहब आप बड़ी खूबसूरत बातें बता रहे थे जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि स्टडी वीज़ा पे फ़ॉरेन कंट्री जाते हैं। जी बिल्कुल, बात को वहीं से कनेक्ट करूँगा दोबारा कि जिस तरह न्यू लॉज आ रहे हैं। अब इसमें ऐसा है कि अगर बच्चे वहाँ जाकर स्लिप होते हैं, अपनी स्टडी से डाइवर्ट होते हैं, तो वो जिस कंसल्टेंट ने उनको भेजा है और जिस यूनिवर्सिटी में उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी जो उनको रिक्रूट कर रहे हैं, और वो ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, उनको लिमिट किया जा सकता है। तो इसका अब पिछले दिनों हमारी कुछ मुलाकातें हुई हैं जो कंट्री हेड होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है, वो यही बात पे फोकस कर रहे थे कि प्लीज़ ऐसे लोगों को रिक्रूट मत करें जिनको आपको फ़ील हो रहा हो कि ये वहाँ जाकर स्लिप हो जाएंगे, यानी जो स्टडी वीज़ा को मिसयूज़ करेंगे। जेन्युइन स्टूडेंट्स को वो कहते हैं कि रिक्रूट करें। अब एक कंसल्टेंट को एक अंदाज़ा हो जाता है जब आप एक इंटरव्यू करते हैं फैमिली का और उनसे मुलाकात के, इसके फाइनेंस कितने हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं। अगर आपको ऑलरेडी इस चीज़ का पता चल चुका है तो आप उसको बता दें कि भाई आप गलत करने जा रहे हैं और उसको रिक्रूट ही ना करें। ठीक है, और यहाँ फ्यूचर पर में एक और तो बात है जो मैं करना चाहती हूँ। हमने देखा है कि अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, बहुत चीज़ें हम शहर से बाहर निकलते हैं या शहर के अंदर होते हैं, मार्केट में ये लिखा जाता है कि बहुत ब्रोशर्स भी इसमें फैलाए जाते हैं कि जी 10 लाख में यूके, 15 लाख में यूके। क्या इतनी अमाउंट में पॉसिबल है? अगर एक स्टूडेंट है जो इतनी अमाउंट जैसे तैसे करके इकट्ठा कर लेता है तो वहाँ जाके वो बाकी फ़ी मैनेज कर लेगा? देखें, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वन टाइम 10, 20 या वटेवर, ये वन टाइम आपकी जो कॉस्ट है, यानी कि आपने जो एक टर्म की फ़ीस थी और आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है आपने वो शो किया, बाकी चीज़ें आपने अपनी स्टेटमेंट में शो की हुई हैं कि फ़र्दर पेमेंट ये है। अगर वो स्टेटमेंट ही आपकी जाली है, इसका मतलब है फ़ेक है, या वो आपका अपना पैसा नहीं है, किसी से लिया हुआ है, तो बाद में आप कैसे उस चीज़ को अफोर्ड करेंगे? वहाँ जाकर भी तो आपने पेमेंट करनी है। अब एक बहुत बड़ा जो मिसकंसेप्शन ये है हमारे मुल्क में कि एक स्टूडेंट चला जाएगा और वह वहाँ जाकर अर्निंग
के साथ लर्निंग भी कर लेगा और अपनी फ़ी भी मैनेज कर लेगा। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा होता है। देखें, वहाँ पर आपका जो वर्क है वो पार्ट टाइम है, बिल्कुल। उसकी भी एक रीज़न है 20 आवर्स। और ये सवाल ये बनता है कि 20 आवर्स ही क्यों? 20 आवर्स आपके पास टाइम, अगर देखें 2 दिन अगर आप जॉब कर लें 10 आवर्स की, 20 आवर्स आपके कंप्लीट हो गए 7 में से, आपके पास 5 वर्किंग डेज है जो कि आप स्टडीज़ के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे, और आप गए स्टडीज़ के लिए, वर्क के लिए नहीं गए। तो मीन्स एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मैनेज कर सकता है 20 आवर्स को। अगर आप उसको फुल टाइम पर ले जाते हैं, पहली बात यह है कि तो आपकी स्टडी डेफिनेटली उससे मुतासिर होगी, उसका इम्पैक्ट आएगा। आप एक क्वालिटी स्टडी नहीं कर रहे, आपका मेन फोकस टुवर्ड्स वर्क हो गया। और दूसरा, वायलेशन कर रहे हैं रूल्स की उस कंट्री की, और आप इतना अर्न नहीं कर सकते कि आप अपनी फ़ीस भी दे दें और अपनी लिविंग जो एक्सपेंसेस है उसको भी मीट कर लें। जैसे यहाँ पे देखें, आप स्टडी कर रहा होता है बच्चा, उसको एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, उसके दूसरे जो काम होते हैं उसके घर वाले करें, मीन्स उसके जो कपड़े वॉश होने हैं, उसके दूसरे घर के काम हैं, ना वो कमा रहा है ना कुछ कर रहा है, वो एवरीथिंग उसकी फैमिली उसको स्पॉन्सर कर रही है, सपोर्ट कर रही है। जब बच्चा बाहर जाता है, ये छोटे छोटे काम भी वो खुद कर रहा होता है, वो काम भी कर रहा है। अब मुझे बताएं, वो एक स्टडी भी कर रहा है, वो 8 आवर्स की ड्यूटी भी देता है, वो बाकी आके खाना भी पकाता है, लेट्स सपोज, और अपनी दूसरे जो ज़िंदगी के काम है, घर की सफाई वगैरह अपने रूम की, वो भी करता है। तो वो इतना टाइम उस वक्त कर सकता है जब एक दिन में 48 आवर्स, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली 24 आवर्स ही रहेंगे, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ के, जब वो जाकर कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर वो करने पर जाएगा तो डेफिनेटली वो अपनी स्टडी से स्लिप हो जाएगा, वो स्टडी नहीं कर रहा है, फिर वो सिर्फ काम कर रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल सर उन लोगों को आती है जो इंटरमीडिएट के बाद जाते हैं। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो स्लिप आउट होते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ ने मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कुछ रीजन्स को भी बैन किया हुआ है, जिसमें KPK वाली साइड आ गई। और ऐसे में मुझे लगता है कि हम जो हैं, अगर हम किसी कंट्री में जा रहे हैं, हम पाकिस्तान का इमेज है, तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस पर मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। एक सिविल सेंस होती है, ठीक है, किसी भी सोसाइटी के शहरियों का सबूत देती है कि वो कितने सेंसिबल हैं। हमारे हम कवानीन को फॉलो नहीं करते और यही रुझान लेकर हम किसी फॉरेन कंट्री मूव हो जाते हैं। ये हमारे जो बिहेवियर को, हमारी नेशन को किस तरह से ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर रूल्स हैं लेकिन हम उन पर फॉलो नहीं करते, और बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ और मैं हमेशा नोट करती हूँ। आजकल ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हमारे दीगर इदारे जो हैं स्कूल्स के सामने और जो हमारे लगे हुए इशारे, उनके आगे ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग पेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी ढीठ कौम है कि हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। तो आप पेंट ज़ाया ना करें, अपने पैसे ज़ाया ना करें, अरबों खरबों आप किसी और चीज़ पर लगा दें, क्योंकि हमारी कौम तो इस तरफ आती नहीं है कि हमने इस रूल के ऊपर आना। और ये बहुत सादा रूल है, इसमें आपकी ज़िंदगी है और एक अगले बंदे की ज़िंदगी बचाने का रूल है, लेकिन आप नहीं बचाते। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं महविश जो यहाँ से बड़े कोई जाते हैं ढीठ से कि भाई हमने ये नहीं करना, हमने ये नहीं करना। पाकिस्तान में तो कोई रूल फॉलो करते नहीं, और जब वहाँ जाके वहाँ की सख्तियाँ, वहाँ के रूल्स उनके ऊपर पड़ते हैं ना, तो उसके बाद वो पाकिस्तान आके आ रहे होते हैं कि आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, वहाँ तो ये सब कुछ होता ही नहीं। आप जब बाहर जाके इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं, बाहर जाके आपको पता चलता है कि बाहर के ममालिक में सारा कुछ नहीं अलाउ, तो हम अपने मुल्क में क्यों नहीं करते? भाई, ये आपका मुल्क है, आप जो इसके लिए कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है वहाँ जाके। और वहाँ जाकर आप फिर जब आपके पीछे डंडा लगता है उनका, तो फिर उसके बाद सीधे हो जाते हैं आप, फिर यहाँ आके लोगों को मिसालें दे रहे होते हैं कि वहाँ तो ऐसा होता है, भाई वहाँ तो ऐसा। तो अपने मुल्क में तो पहले करो कुछ। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे खड़े होते हैं, बिल्कुल किसी गुजरने वाले को जगह दें, स्कूल वाले बच्चों को गुजरने की जगह दें, लेकिन हम बड़े ढीठ हैं, हम नहीं बाज आते। मैं एक वीडियो देख रही थी, उस वीडियो के अंदर पता नहीं कौन से मुल्क का था, मुझे नहीं पता, लेकिन फॉरेन कंट्री का था। उसमें एक लड़का अपनी बाइक से थोड़ा आगे जाता है और पीछे से पुलिस वाला आता है, उसने कोई प्लास्टिक का आई थिंक पकड़ा होता है, स्केल होता है काइंड ऑफ, वो उसके सर पे उसने हेलमेट पहना होता है तो मारना शुरू कर देता है। वो जब तक अपनी बाइक ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे नहीं लेके आता, वो बंदा मारने से नहीं हटता। हालांकि वो प्लास्टिक होता है, उसको लग नहीं रहा होता, लेकिन वो इस बात की एग्जांपल दे रहा होता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे नहीं जाना। मेरे ख्याल है हमें भी एक ऐसे शुरते की ज़रूरत है जो लोगों को सीधा करे, ताकि हम लोग कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने कुछ कवानीन के ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। अभी अवेयरनेस की बात हो रही है यहाँ पर और ट्रेंड की बता रहे हैं कि रूल्स को फॉलो नहीं करते। ये चीज़ अंदर से आती है, ये मार से, डंडे से हम सही नहीं हो सकते, अंदर से हमें एक चेंज लेकर आनी पड़ेगी।
और जो आपने बात की थी कि हर शख्स जो है ना अपने कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है विद इन द कंट्री भी और आउटसाइड द कंट्री में। एक छोटा सा वाक़या बयान करना चाहूँगा कि एक दफ़ा एक विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ मुझे सिंगापुर में। वो एक सब रोड था, कोई मेन रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, और उस वक्त मैं पाकिस्तान से कह लें कि नया नया गया था, ये बहुत पहले की बात है। वहाँ पर विज़िट कर रहा था मैं, रोड को क्रॉस करना था, एक कार थी जो तकरीबन 15-20 मीटर दूर होगी आ रही थी। मैंने अपना पाँव वापस पीछे कर ले कि चलो गुजर, जैसे हमारी आदत बनी होती है यहाँ पर। तो वो उन्होंने ब्रेक लगा ली वहाँ पर, जो भी ड्राइवर थे। मैंने उनको इशारा दिया कि भी चले जाएँ, तो उन्होंने मुझे इशारा किया नहीं आप, यानी कि इशारे से बात हो रही है। मैंने दोबारा उनसे कहा कि भी आप क्रॉस कर लें, तो उन्होंने दोबारा भी रुके रहे और वहीं पे स्टॉप रहे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। खैर मैंने क्रॉस कर लिया, और यानी कि कहने का मकसद है कि पैदल चलने वालों के लिए उस कंट्री में कितनी इज्जत है। यानी वो कार चलाने वाला वो वहीं पे खड़ा रहा मेरे कहने के बावजूद 2 टाइम्स। आज भी मेरे जहन में वो एक छोटा सा वाक़या और वो ताज़ा चीज़ आपको, आपने देखा होगा कि थ्रू आउट आपकी ज़िंदगी में साथ रह रही है। जिस तरह आपने ये वाक़या हमें बताया, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज छोड़ के गई है। हमें भी अपनी कंट्री को लेकर लोगों के जहन में एक पॉजिटिव इमेज छोड़ना है, उसके लिए रूल्स और दूसरे देखिए आज भी हम उस शख्स की भी, उस कंट्री की भी तारीफ़ कर रहे हैं। इसी तरह आपकी कंट्री की कोई तारीफ़ करेगा अगर आप अपना कोई अच्छा एक्शन शो करेंगे कंट्री में या कंट्री के बाहर शो करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया जी।